हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पहले भी मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था, तो आज हम पार्ट 2 बनाने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन थे मैंने जो ऐड करे थे। तो 1 साल की इंटरव्यू, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैंने एक इंटरव्यू दी थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आए थे। तो इसको इलेबोरेट करके बताने के लिए सब स्टूडेंट्स बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने पार्ट 1 जो बनाया था उसमें भी काफ़ी इलेबोरेट करे थे क्वेश्चन। तो इस वाली वीडियो में भी हम उसको इलेबोरेट करेंगे और आपको और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें हम शेयर करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड जो आंसर और क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी ज़रूर देखना। अगर कोई भी डाउट हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, क्योंकि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो अपना प्यार जितना भी दे सकते हो उतना दे दो, और जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हमने। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि डिस्टेंशन ऑफ जुगुलर वेन। तो ये हमारी जुगुलर वेन जो है, इंटरनल जुगुलर वेन जो है, उसकी डिस्टेंशन किस डिजीज़ में या किस ऐसी कंडीशन में इसकी डिस्टेंशन होती है। तो ऑप्शंस आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लेकिन हम सीधा डायरेक्ट इसके आंसर की बात करते हैं। तो दोस्तों, राइट जुगुलर जो वेन होती है वो आपको पता है हेड से सीधी आती है। हेड से ये ब्लड लेके आती है, ये ब्लड सीधा राइट एट्रियम में जाता है, और राइट एट्रियम से सीधा जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल आपको पता है कि सारा ब्लड है वो लंग्स में भेज देता है। तो अभी यहाँ पे जो कंडीशन है, क्योंकि ये हेड से नीचे लेके आती है राइट एट्रियम में, तो जब भी राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा किसी पेशेंट का, तो उसकी ये जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंड होगी। तो आपको ऑप्शंस में ये ज़रूर आएगा राइट साइड हार्ट फेलियर या एमआई में, या कोई भी ऐसी कंडीशंस आ सकती है, लेकिन उसमें से आपको जो राइट सही टिक करना है वो है आपका राइट साइड हार्ट फेलियर। तो जिस पेशेंट को राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा उसी पेशेंट की ये जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंड होगी। तो दोस्तों, इसके कॉज को जानने से पहले हमें इसकी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि कैसे हार्ट की ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है। जैसे राइट एट्रियम में जितना भी ब्लड होता है वो सारा राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर सारा ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स से जो सारा ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल आपको पता है कि जितनी भी रेस्ट ऑफ द बॉडी है, पूरी बॉडी में जो जितना भी ब्लड को सप्लाई करता है, ये सारा लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है। तो बहुत सारे कार्डियक के ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के साथ आते हैं, या फिर उनकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो बहुत कम होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल जिनका बहुत कमज़ोर होता है, तो अभी जिनका लेफ़्ट वेंट्रिकल कमज़ोर होगा उनका, तो उसका क्या होगा कि लंग्स में जितना भी ब्लड है वो कम नीचे आएगा, क्योंकि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो इतना एफर्ट नहीं लगाता है, वो प्रॉपरली जो ब्लड है वो सप्लाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लंग्स से पूरा ब्लड जो है वेंट्रिकल में नहीं आ पाता। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो अपना ब्लड जो है फोर्स के साथ भेजता है लंग्स में, क्योंकि ऑलरेडी लंग्स में ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड वापस नहीं जा रहा है, ब्लड बॉडी को सप्लाई नहीं हो रहा है। तो जिसके साथ क्या होता है कि अपना राइट वेंट्रिकल जो है उस पर प्रेशर पड़ने लगता है। तो राइट वेंट्रिकल में जब प्रेशर रेगुलर पड़ता रहता है, जिसके साथ वो भी कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर जो ब्लड है वो हमारी वेन्स में बैक फ्लो होने लग जाता है, जब वेन्स नीचे वेंट्रिकल में खाली नहीं होता, जिसकी वजह से ये डिस्टेंड होने लग जाती है। तो दूसरा कॉज इसका हो सकता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल होती है, जो उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से जब ब्लड फ्लो होता है, तो हमारी जो ब्लड की वेसल है वो बहुत ज़्यादा थिक और स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो ईजिली पास नहीं हो पाता है वेसल्स के थ्रू, और फिर ये फर्दर राइट साइड का हार्ट जो है वो डैमेज कर देता है। और राइट साइड हार्ट के डैमेज होने की वजह से जो हमारी सुपीरियर वेन है उसका प्रेशर जो है, उसके अंदर जो प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जुगुलर वेन जो है डिस्टेंड हो जाती है। दोस्तों, जो इसका नेक्स्ट कॉज है वो है ट्राइकस्पिड वाल्व स्टेनोसिस। ट्राइकस्पिड वाल्व का आपको पता है जो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। जब हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व की स्टिफनेस हो जाती है तो वो अच्छे से जो ब्लड है एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से एट्रियम के अंदर प्रेशर बना रहता है, और ऊपर वेन्स के अंदर प्रेशर, ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ जाता है, और हमारे जो ब्लड का है वो बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है। तब भी हमारी जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंड हो जाती है। अगर सुपीरियर वेना केवा में कोई ट्यूमर वगैरह आ जाए या और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उसकी वजह से भी ब्लड का बैक फ्लो होता है और जुगुलर वेन हमारी डिस्टेंड हो जाती है। तो नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन आया था कि एक 8 या 10 साल का कोई बच्चा था जिसको कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। तो ऐसे वाले पेशेंट को नर्स कौन सा मैन्यूअर है जो परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों, आपको पता है जब भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है इसमें हम हेमलिच जो मैन्यूअर है वो परफॉर्म करते हैं।
तो हेमलिच मैन्योर में क्या होता है कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेमलिच मैन्योर जो है उसमें कहाँ पे आप अपना मतलब कहाँ पे आप अपने हाथ को प्लेस करते हो पेशेंट के एब्डोमेन पे। तो आपको अलग अलग जगह दे देंगे, अम्बलाइकल के पास, लोअर एम्बलाइकल, अपर एम्बलाइकल्स, है ना, या फिर लंग्स के, या कहाँ पे मतलब हाथ प्लेस करते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है जिफॉइड प्रोसेस टू एम्बलाइकस। जहाँ पे आपकी ये स्टर्नम बोन ख़त्म होती है उसको हम जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। वहाँ से आपने ऐसे हाथ को प्लेस करना है, ठीक है, ऐसे पकड़ना है और आपको दबाना होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीवीपी ट्रांसड्यूसर जो होता है, जब हम ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करते हैं तो सीवीपी ट्रांसड्यूसर के साथ हम एक बैग अटैच करते हैं जिसमें हम 500 ml फ्लूइड की बॉटल को हैंग करते हैं। तो उसका जो प्रेशर बैग होता है वो प्रेशर बैग के अंदर कितना प्रेशर हमने रखना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है 300 mm ऑफ Hg। तो 300 तक आप प्रेशर उसमें रखते हो और उसमें जब आप प्रेशर फिल करते हो तो उसमें एक गेज दी होती है। तो वो जो गेज है वहाँ से आपको पता चल जाता है कि 300 तक वो ग्रीन होती है। जब भी आप 300 से ऊपर प्रेशर उसमें फिल करोगे तो वो रेड कलर दिखाने लग जाएगा। तो यहाँ पे रेड कलर है मतलब वो ज़्यादा उसमें प्रेशर आ गया, जिसके साथ आपकी जो NS की बॉटल है वो फटने का चांसेस होता है। तो इसलिए हमने 300 ml 300 तक हमने वो प्रेशर उसमें पुट करके रखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कई बार आपको ईटी ट्यूब जो है उसका प्रेशर भी पूछ सकते हैं या फिर सक्शन का प्रेशर भी पूछ सकते हैं। तो जो सक्शन का प्रेशर है वो हम रखते हैं 80 to 120, ठीक है, और जो ईटी ट्यूब है उसका जो प्रेशर है वो हम रखते हैं 20 to 30। तो दोस्तों ईटी कफ प्रेशर हम 20 से 30 के बीच में रखते हैं। कई बार आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ईटी कफ प्रेशर है जो उसको चेक करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो। तो ईटी कफ प्रेशर जो चेक करते हैं उसको नॉर्मली हम बोलते हैं ईटी प्रेशर मैनोमीटर। दोस्तों इसका जो नाम है वो है पल्मोडाइन कफ चेकर, और इसके साथ साथ नॉर्मली आप इसको ईटी ट्यूब मैनोमीटर, ईटी कफ प्रेशर मैनोमीटर भी बोल सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसवीटी में हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं। तो दोस्तों एसवीटी का आपको पता है जिसको हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो साथ में ईसीजी आप देख सकते हो कि एसवीटी की ईसीजी कैसी होती है। तो ये वाली जब ईसीजी आपको शो होती है, मतलब सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जब आपको पता होता है पेशेंट को हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस तो देने के, एट्रोपिन दे सकते हैं, ठीक है, एपिनेफ्राइन दे सकते हैं, और एडिनोसिन दे देंगे, कॉर्डरोन दे देंगे। तो दोस्तों एसवीटी जब भी पेशेंट को होगा उसमें हम पेशेंट को देंगे एडिनोसिन जब भी देना है उसको देने का कुछ प्रोटोकॉल है, क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है इंजेक्शन की वो होती है अप्रॉक्स 6 सेकेंड के आसपास, 6 to 10 सेकेंड के बीच में इसकी लाइफ होती है। तो मतलब 6-7 सेकेंड के बाद इसका जो असर है वो ख़त्म होने लगता है। तो इसलिए हमने जब भी पेशेंट को देना है तो पूरा फुल प्रेशर के साथ देना है कि विदिन 6 सेकेंड आपके हार्ट तक वो इंजेक्शन जाना चाहिए। तो इसलिए इंश्योर करना है कि जब भी हमने देना है इंजेक्शन तो कभी भी यहाँ पे मेटाकार्पल पे या कोई भी आपका कैनुला लगा यहाँ पे नहीं देते, वो हम हमेशा यहाँ पे, तो यहाँ पे मीडियल क्यूबाइटल में आपको कैनुला लगाना होता है, या फिर जिस पेशेंट के CVL या EJV डला हो तब हम उसको दे सकते हैं। अगर CVL या EJV नहीं डला हुआ है तो आपको यहाँ पे मीडियल क्यूबाइटल पे ही आपको कैनुला लगाना है, तो फिर देना है। तो इसको देने का प्रोसेस ऐसे है कि यहाँ पे हम पेशेंट के एक 3-वे अटैच करेंगे कैनुले से आगे, ठीक है। एक साइड पे आप 20 ml फ्लश लोगे और एक साइड पे आप इंजेक्शन लोगे एडिनोसिन, ठीक है। तो दोनों साइड पे 3-वे पे अपने दोनों चीज़ें कनेक्ट करनी है। तो जब भी आपको देना है तो फुल फ्लश के साथ देना है, तो फुल प्रेशर के साथ देके उसी टाइम आपको 20 ml फ्लश उसी टाइम देना है, ताकि विदिन 6 सेकेंड के अंदर जो आपके हार्ट के अंदर वो इंजेक्शन जाना चाहिए। तो जब भी ये आपके हार्ट में जाएगा ये क्या करेगा, 2-3 सेकेंड के लिए पेशेंट का हार्ट जो है उसको स्टॉप कर देता है। तो वो जब स्टॉप होगा तो फिर वो अपनी नॉर्मल रिदम में आ जाता है। अगर नॉर्मल रिदम में बाई चांस नहीं भी आता है तो फिर हम दोबारा से एक और एडिनोसिन का शॉट देते हैं। तो नॉर्मली जो हम पहले देते हैं 6 mg तक देते हैं, फिर उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम 6 और देते हैं, मतलब 12 mg दे सकते हैं। फिर नहीं होता तो एक हम और शॉट दे सकते हैं। तो वैसे 2 में हो जाता है, नॉर्मली एक ही में हो जाता है। कई बार कोई पेशेंट होते हैं जिनके एक के साथ नहीं हो तो दूसरा हम लगा देते हैं। तो दूसरा जो इंजेक्शन था कॉर्डरोन का आपको पता है कि हम देते हैं हमेशा आर्टेरियल फिब्रिलेशन में, AF में देते हैं। जब भी पेशेंट को AF होता है तो हम कॉर्डरोन देते हैं। तो इसको भी देने के लिए आपको हमेशा EJV लगाना है, कभी भी इसको पेरिफेरल से नहीं देते, नहीं तो पूरा फिल्बाइटस हो सकता है, आपका पूरा कैनुला क्या पूरी वेन ही ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा जो कॉर्डरोन देना है वो हमने देना होता है EJV कैनुला लगा के। तो 18 या 16 गॉस का कैनुला प्रेफर कर सकते हो एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। तो दोस्तों कॉर्डरोन देने का भी तरीका ऐसा ही है कि जब पेशेंट को AF हो रहा है तो उस टाइम पे डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे कि इसको देना है। तो नॉर्मली 150 mg का इंजेक्शन आता है, 3 ml का इंजेक्शन होता है।
और 1 ml में 50 mg आता है। तो ये हमने देना होता है 3 ml मतलब 150 mg का हम बोलस देते हैं। तो पहले हमने देना होता है बोलस जो हम 100 ml में डाल के देते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को इन्फ्यूज़न लगाते हैं। इन्फ्यूज़न जो है वो हमेशा हम 6 एम्प्यूल का बनाते हैं। 6 एम्प्यूल में एक एम्प्यूल में होता है 150, तो 6 एम्प्यूल में होगा 900 mg। 900 mg आपने बनाना है 60 ml में। टोटल आपको 60 ml का जो सोल्यूशन है वो बनाना है। तो अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपका 1 ml में 15 mg अराउंड आता है। तो जो कॉर्डरोन इंजेक्शन देने का जो फॉर्मूला है वो ऐसे है कि जो फर्स्ट 6 आवर्स होते हैं तब आपने देना है 60 mg। उसके जो बाद में रेस्ट जो 18 आवर्स है उसमें आपने देना है पेशेंट को 30 mg पर आवर। तो मतलब सीधे आपको 4 पे शुरू करना है। वो 1 ml जो होगा उसमें आपके आएंगे 15 mg। तो 4 ml पे चलाओगे तो मतलब 60 mg आएगा। तो 4 पे आपको चलाना है पहले 6 आवर्स तक। उसके बाद आपको उसको 30 mg करना है, मतलब 2 पे कर देना है। तो 1 ml में 50 mg है तो 2 में करोगे 30 mg। तो फिर रेगुलर आपको 30 mg 24 आवर्स तक चलने देना है। तो यही इसकी नॉर्मल डोज होती है। और इसके बाद आपको जो कॉर्डरन है वो बंद करके 24 आवर्स के बाद भी अगर पेशेंट को रहता है तो आपको बंद कर देना है। तो उसके बाद आपको टैबलेट स्टार्ट कर देनी होती है। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जैसे भी वो प्रेस्क्राइब करते हैं मोस्टली टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं 200 mg BD के हिसाब से कि 2 बार आप 200 mg देते हो फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट एट्रोपिन का आपको पता है कि जब ब्रेडिकार्डिया पेशेंट को होता है या फिर एक्सेसिव स्क्रीशन होती है तो उस टाइम पे देते हैं। और एंड वाला जो इंजेक्शन था हमारा एपिनेफ्राइन का भी आपको पता है कि लाइफ सेविंग ड्रग है। जब भी पेशेंट को एसिस्टोल होता है मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाती है उस टाइम पे देते हैं। तो इसके साथ साथ हम किसी को पेशेंट को अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है वहाँ पे भी हम एपिनेफ्राइन इंजेक्शन जो है उसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो आया था कि जब पेशेंट को KCL चल रहा है तो कौन सा एडवर्स रिएक्शन है या कौन सा एडवर्स इफेक्ट है जो पेशेंट को आएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि KCL जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हम देते हैं जब पेशेंट का पोटेशियम कम हो जाता है। तो KCL इंजेक्शन जब देंगे तो उसके साथ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी पेशेंट को। अगर आप पेरिफेरल देते हो तो पेशेंट को बर्निंग होगी कैनले की साइड पे, ठीक है, रेडनेस हो सकती है, पेशेंट को फेल्बाइटिस हो सकता है, पेशेंट को पेन होगी। तो ये सब सिम्टम है जो कि इंजेक्शन KCL के साथ आते हैं। तो इंजेक्शन जो KCL है उसका भी आपको पता है कि कभी भी हम पेरिफेरल नहीं देते हैं। अगर KCL देना है तो मेक श्योर कि पेशेंट को EJV एक्सटर्नल जुगुलर वेन पे जो कैनला है 16 या 18 का लगा के फिर हमने देना होता है। तो इसके साथ ये जो वेन है जो थोड़ी बड़ी होती है तो पेशेंट को ज़्यादा पेन फील नहीं होगा। तो दोस्तों इंजेक्शन KCL का आपको पता है कि पोटेशियम डेफिशिएंसी के टाइम पे हम देते हैं। इसके साथ साथ ये मसल वीकनेस को ठीक करता है और पेशेंट की जो अबनॉर्मल रिदम है उसको भी ठीक करता है। बहुत बार आपने देखा होगा जब भी पेशेंट की पल्स जो है अबनॉर्मल होगी, जब बीच बीच में एक्टॉपिक्स टाइप के आएंगे तो डॉक्टर आपको हमेशा बोलते हैं कि एक बार पेशेंट के जल्दी से या तो ABG कर लो, नहीं तो फिर इलेक्ट्रोलाइट रिपीट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि अगर पोटेशियम कम है तो उसके साथ भी इरेगुलर हार्ट बीट शुरू होती है। तो इसलिए हमने उसको जो इलेक्ट्रोलाइट्स है मतलब जो पोटेशियम है उसको ठीक करके रखना होता है। इंजेक्शन KCL जो है वो 20 मिली इक्विवेलेंट का एक इंजेक्शन होता है, मतलब 1 ml में 2 मिली इक्विवेलेंट होते हैं। तो 10 ml का इंजेक्शन होता है और 20 मिली इक्विवेलेंट का होता है। तो इसको भी देने के लिए 40 मिली इक्विवेलेंट जितना भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है 40 या 60 या 20 जितना भी देना होता है आप दे सकते हो। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे भी जब KCL जब भी हम देते हैं तो हमें जो भी हाई रिस्क प्रोटोकॉल है वो हमें फॉलो करना होता है कि डॉक्टर के रिटर्न ऑर्डर चाहिए, ठीक है, फिर डबल चेकिंग करवानी है। तो ये सारे जितने भी हम हाई रिस्क के प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो यहाँ पे फॉलो करने। ये नहीं है कि पेशेंट का पोटेशियम कम हुआ है तो आप अपने से इंजेक्शन चढ़ा रहे हो। तो हमें भी पता है कि कम होना है, हमें भी पता है कि जब भी पोटेशियम कम होगा तो हमें KCL देना है, लेकिन उसके लिए रिटर्न ऑर्डर जो है वो होने बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सबको पता है कि जब भी पेशेंट का पोटेशियम ज़्यादा बढ़ जाता है 5.2 से ऊपर चला जाता है तो उसको हम हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। तो हाइपरकैलेमिया का पता है आपको, उसमें हम एंटी हाइपरकैलेमिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसमें हम मोस्टली 4 चीज़ें यूज़ करते हैं। पहले नंबर पे हम देते हैं इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो दूसरे नंबर पे हम डेक्सट्रोज देते हैं 25% वाला, उसको हम न्यूट्रलाइज करके देते हैं इंसुलिन के साथ। 8 to 10 यूनिट आप इंसुलिन के डाल के देते हो। तो तीसरे नंबर पे हम केबाइन सैशे जो है वो यूज़ करते हैं पेशेंट का पोटेशियम कम करने के लिए। और चौथे नंबर पे सेल्सोल यूज़ करते हैं जिसको एस्थलीन नेबुलाइजेशन भी बोलते हैं, और इसमें होता है सेल्ब्यूटामोल। तो ये हम यूज़ करते हैं, इसके साथ भी पेशेंट का पोटेशियम जो है कम होता है। तो हाइपरकैलेमिया मोस्टली CKD वाले जो पेशेंट है उनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पोटेशियम देखने के लिए मिलता है। उसमें बहुत बार हाइपरकैलेमिया होता है पेशेंट को,
क्योंकि उनको यूरिन नहीं आता है। अगर आपको यूरिन नहीं आएगा तो आपका जो पोटेशियम है अंदर ही रिटेन होने लग जाता है, तो इसलिए उनको ये सब हमें देना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को फिर इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट या डेक्सट्रोज देते हैं। तो दोस्तों अगर पोटेशियम बढ़ जाए ये तो आपको पता चल गया कि क्या करना है। अगर कम हो जाए तो उस पर आपको इंजेक्शन KCl देना है और इसके साथ साथ आप पॉटक्लोर दे सकते हो। तो एडिशनली आपको अगर ओरली पेशेंट ले रहा है तो ओरली आप उनको कोकोनट वाटर दे सकते हो, क्योंकि कोकोनट वाटर जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि CKD वाले जितने भी पेशेंट हैं उनको हमेशा जो डॉक्टर है वो मना करते हैं कोकोनट वाटर के लिए। ठीक है, तो और भी अगर कोई डाउट हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नर्सिंग के रिगार्डिंग हम नई नई वीडियोस लेके आते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। It's caught in the crossfire.